हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर, उन विधाओं के उद्भव और विकास पर, उनकी प्रवृत्तियों पर, उनके वर्गीकरण और विभाजन पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। साहित्यकार और साहित्यिक रचनाएं, उनके प्रदेय का मूल्यांकन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी आलोचना इस विषय पर। हिंदी आलोचना भी एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में, एक विधा के रूप में अपनी अलग पहचान बनाती है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास एक सुदीर्घ यात्रा का द्योतक है। आधुनिक काल तक आते आते हिंदी आलोचना ने एक स्वतंत्र विधा के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य में देखें तो हिंदी आलोचना उस तरह से उपलब्ध नहीं है जिस तरह से आधुनिक काल में हमें दिखाई देती है। मध्यकाल में टीका टिप्पणी के रूप में या कहीं कहीं व्याख्याओं के रूप में हम उस आलोचना के प्रारंभिक रूप को देख सकते हैं, किंतु भारतेंदु युग तक आते आते, आधुनिक काल के प्रथम युग तक आते आते हिंदी आलोचना ने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए थे। खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत आलोचना का जो उद्भव दिखाई देता है वह भारतेंदु युग की ही देन है। और इसके बाद फिर द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना और आगे बढ़ती है। और फिर छायावाद तक आते आते हिंदी आलोचना मुखर हो जाती है। छायावादी कवि भी अपने आलोचक रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और छायावाद के बाद फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, अकविता आदि आदि इन आंदोलनों के दौर में हम देखें। और इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर हम आलोचना के स्वरूप पर विचार करें। साठोत्तरी हिंदी आलोचना, 8वें दशक की हिंदी आलोचना, और इस तरह से ये विकास फिर सतत है, आज तक जारी है। हिंदी आलोचना के केंद्र में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखकर उसके उद्भव और विकास का वर्गीकरण और विभाजन करते हैं। शुक्ल जी को एक प्रतिष्ठित समीक्षक, एक प्रतिष्ठित आलोचक, एक प्रतिष्ठित इतिहासकार के रूप में, निबंधकार के रूप में हम देखते हैं। यूँ शुक्ल जी कवि भी हैं, अनुवादक भी हैं, चिंतक विचारक भी हैं। उन्होंने साहित्य के उद्भव विकास को जब इतिहास के रूप में शब्दबद्ध किया तो उनका एक आलोचक रूप भी हमारे सामने आता रहा। कहीं वो काव्यधारा या गद्य विधा आदि के संदर्भ में अपने मत, अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी टिप्पणी भी करते हैं। और हिंदी आलोचक के रूप में चिंतामणि के जो अलग अलग खंड हमारे सामने आते हैं उनको देखें, या स्वतंत्र रूप से की गई उनकी अलग अलग पुस्तकों के संपादन में भूमिकाओं को देखें, तो निश्चित रूप से केंद्र में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखकर हिंदी आलोचना के उद्भव विकास को वर्गीकृत करते हैं। इसलिए शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, जिसके अंतर्गत भारतेंदु और द्विवेदी युगीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की आलोचना, यानी लगभग 40-45 वर्ष की, 50 वर्ष की आलोचना
शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के रूप में हमारे सामने आती है। फिर शुक्ल युग की आलोचना, जिसके केंद्र में स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहते हैं, और भी बहुत से आलोचक जो उस समय के, उस दौर के, उस समयावधि के अंतर्गत एक आलोचक की भूमिका निभाते हैं। बहुत से आलोचकों के नाम इस दौर में मिलते हैं। और फिर शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, शुक्ल के बाद, शुक्ल युग के बाद की हिंदी आलोचना, इसको भी हम देखते हैं, जो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना के रूप में भी, या शुक्ल जी के समय के बाद, यानी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता वाले दौर में भी हम देख सकते हैं। हिंदी आलोचना ने अपना समय समय पर स्वरूप भी बदला, अपनी दृष्टि भी बदली, और आलोचना वस्तुतः यथारूप देखने की एक प्रवृत्ति बन गई। साहित्य को, साहित्यकार को उसका मूल्यांकन, उसकी समीक्षा करते हुए उसके प्रदेय को और उसके संदर्भ में की गई टिप्पणियों के आधार पर दोषों को, कमियों को, इनको भी विवेचित किया गया। इसलिए हिंदी आलोचना के दायरे का विस्तार, अगर हम उसके हिंदी आलोचना के विस्तार की बात करें, व्याप्ति की बात करें, तो वो निरंतर गतिशील रहा, बढ़ती गई आलोचना। समीक्षा और आलोचना के विस्तार और विकास का कारण यह भी था कि सृजनात्मकता बढ़ती गई, रचना धर्मिता बढ़ती गई, काव्य, गद्य, गद्य की विधाएं, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी आदि आदि, ये सब विधाएं धीरे धीरे, पत्रकारिता, ये लेखन में आते गए, बढ़ते गए। परिणामतः आलोचना का दायरा भी बढ़ता चला गया। वास्तव में आलोचना एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो अपनी विराट पहचान को बनाए हुए है। प्रतिवर्ष अपने नए रंग, नए स्वरूप को वह उद्घाटित करती है, आत्मसात करती है, धारण करती है, और विभिन्न आयामों के साथ, नई चमक के साथ वो उपलब्ध होती है। गहन गंभीर चिंतन, रचना और रचनाकार का, प्रवृत्तियों का, भाषा का, शिल्प का अवलोकन और विवेकपूर्ण मंथन, इन्हीं के फलस्वरूप सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया, कृतियों को प्रशस्ति के मार्ग की ओर ले जाने के दृढ़ संकल्प, इन सब की द्योतक हिंदी आलोचना बन जाती है। बहुत सी पाश्चात्य साहित्यिक विधाओं के या समीक्षा आलोचना के मानदंडों को आत्मसात करने, आयात करने के तरीकों के आधार पर नई शब्दावली हिंदी आलोचना में जुड़ती जा रही है, और एक प्रकार से शब्द निर्माण भी किया जा रहा है। उसी तरह के अवधारणात्मक शब्दों की निर्मिति भी इसी हिंदी आलोचना की एक देन बनती जा रही है। इस विधा के अंतर्गत सृजित नवीन लेखन कार्य हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। जो भी रचनाकार, कवि हों, गद्यकार हों, अलग अलग विधाओं में लिख रहे हों, उन नए नए लेखकों के प्रदेय का मूल्यांकन, उनकी समीक्षा, वर्तमान में चल रहे शोधपूर्ण दृष्टिकोण, और फिर उसके तहत शब्दों का सौंदर्य, विषय वस्तु का सौंदर्य, पात्र योजना, चारित्रिक वैशिष्ट्य, भाषा और शिल्प, इन सब तक आलोचना का दायरा बढ़ता जाता है। एक ऐसी अखंड विरासत है आलोचना जो अपने भीतर अद्यतन प्रासंगिकताओं और नवीन चेतनाओं के क्रमागत सर्वेक्षणों को एक साथ अभिव्यक्त करती है। यानी अब तक जो कुछ विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, मौलिकता और नवीनता का समावेश हुआ, उनकी प्रासंगिकता क्या है, कितनी है,
नई चेतनाएं, नई दृष्टि, नए मानदंड, उनका क्रमशः आगमन कैसे हो रहा है, प्रेरणा क्या है, और उन सब का सर्वेक्षण, सबका मूल्यांकन, इन सब की खोज खबर वह आलोचक और आलोचना जगत लेता रहा है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हिंदी आलोचकों ने अपने को वर्तमान चुनौतियों के लिए सदैव प्रस्तुत रहने के लिए प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत रहने के लिए कटिबद्धता जाहिर की है। आलोचना एक प्रकार से एक साधन बन गई है, एक औजार, एक हथियार बन गई है नई नई वैश्विक स्तर पर उपस्थित होने वाली चुनौतियों को देखने, समझने और उनके निदान खोजने का। इन्हीं हथियारों से, इन्हीं औजारों से, इन्हीं मानदंडों से आलोचना कर्म की वानगी अपनी दशा और दिशा में नवीन अनुसंधान की ओर प्रयासरत है। एक तरफ आलोचना कर्म में प्रवृत्त अनुसंधित्सु शोधार्थी या स्वतंत्र चिंतक अद्यतन रचना प्रणालियों के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं। आलोचना कर्म की वानगी समय सापेक्ष, युग सापेक्ष परिवर्तन करती हुई हमारे सामने आती है। आलोचना के अंतर्गत साहित्य की दशा और दिशा का साहित्यकार के परिवेश, उसकी मानसिकता, उसकी दृष्टि, उसकी सोच का शोधार्थी मूल्यांकन करते हैं, अनुसंधान करते हुए, खोज करते हुए उसके अंतर्गत निहित तमाम बिंदुओं को उद्घाटित और उजागर करते हैं। इसलिए आलोचना कर्म वस्तुतः उस तरह से सहज कर्म नहीं है। वह विषय के अंतर्गत, वह रचनाकार के अंतर्गत, रचनाओं की वस्तु, उनकी दृष्टि, उनके उद्देश्य, उनकी भाषा, उनकी शैली के अंतर्गत वह प्रवेश करता है और स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हुए उसकी अद्यतन विकास यात्रा का मूल्यांकन भी करता है। मध्ययुगीन कथ्य के प्रति भी अपने अधुनातन निष्कर्षों के माध्यम से अपनी तलाश को मूर्त रूप प्रदान करने का काम भी आलोचना करती है। कबीर आज क्यों प्रासंगिक हैं, तुलसी की प्रासंगिकता क्या और क्यों है, तुलसी के समन्वय और कबीर के समाज चिंतन की आज क्या और क्यों ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। तो प्राचीन और मध्यकालीन विषय और वस्तु, कथ्य आदि को वर्तमान संदर्भों में समकालीनता के परिप्रेक्ष्य में विवेचित करने की कला, विवेचित करने की क्षमता, यह सब भी आलोचना के माध्यम से ही उद्घाटित होती है। हर युग के या धारा के कवियों को आलोचक अभिनवता के नए सौंदर्य बोध से, यानी जो नया, नवीन, अद्यतन सौंदर्य बोध है, उससे मंडित करता है और उसे युग सापेक्ष रचना और शिल्प में, यानी रचनात्मक शिल्प में गढ़ता भी है। इसीलिए काव्य या गद्य विधाओं में हमें इस बदलते रचना शिल्प को पढ़ने का, देखने का, समझने का अवसर भी मिलता है। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है, स्मरणीय है कि समृद्धि के सोपान से गुजरती हुई हिंदी आलोचना मात्र कविता कर्म के ही दायरे तक सीमित नहीं रही। उसका विस्तार कविता कर्म की आलोचना मात्र तक सीमित नहीं रहा। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि, जो आदि आचार्य के रूप में समादृत हैं, स्वीकृत हैं, उन्होंने नाट्यशास्त्र के माध्यम से हिंदी साहित्य की समीक्षा, आलोचना, परख, उसके मानदंड स्थापित किए थे। तब काव्य में और नाटक में अभेदता मानकर ऐसा किया गया था। किंतु जब हम कविता के मानदंडों की बात करें, काव्य तत्वों की बात करें, काव्यांगों की बात करें, तो उसके माध्यम से धीरे धीरे
हिंदी आलोचना ने गद्य विधाओं तक पहुंचने का भी प्रयत्न किया। इसलिए भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि से लेकर और पंडित राज जगन्नाथ तक की जो पूरी विकास यात्रा है, काव्य शास्त्रीय समीक्षा की जो यात्रा है, उसमें काव्य संदर्भ को लेकर जो चिंतन मनन किया गया, हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है, स्वरूप क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, ध्वनि क्या है, फिर इनका साहित्यिक रचनाओं से संबंध क्या है, काव्यात्मा किसे कहें, किसे माने, रस क्या है, ध्वनि और रस में अंतर क्या है, इस तरह की जो विकास यात्रा है शास्त्र की, वो कविता से होती हुई आधुनिक युग तक आते आते गद्य विधाओं की ओर भी बढ़ गई। कहानी के मूल्यांकन के भी मानक तय हुए, उपन्यास के भी, नाटक के भी, और इसी तरह रेखा चित्र, संस्मरण, उनकी तात्विक विवेचना हुई। महाकाव्यात्मकता क्या है, प्रबंधात्मकता क्या है, खंड काव्य क्या है, चंपू काव्य क्या है, इन सब की एक विस्तृत विकास यात्रा हिंदी आलोचना ने तय की है। साहित्यिक विधाओं के विस्तार, उनकी धाराओं तक हिंदी आलोचना बढ़ती चली गई। वर्तमान आलोचना किसी पूर्वाग्रह के पाश से बंधी हुई नहीं है। आज जब हम आलोचना की इस विकास यात्रा को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि आलोचना के मानक और मानदंड किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित तो हैं, लेकिन पूर्वाग्रह से मुक्त हैं। आलोचक अपने नेत्रों को गड़ाकर पैनी दृष्टि से, पारदर्शी दृष्टि से चौतरफा मूल्यांकन करता है, समीक्षा करता है, अनेक साहित्यिक सवालों का उत्तर खोजता है और इस प्रक्रिया में सतत प्रयत्नशील रहता है, प्रयासरत रहता है। वह अभिव्यक्ति कौशल की बात हो, संरचनागत ढांचे की बात हो, शिल्प के गठन की बात हो, शब्द संपदा और भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की बात हो, वह इन सब को देखता चलता है। इसलिए उन तमाम युग सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया जब चलती है तो नई नई व्याख्याएं, नई नई छायाएं रचनाओं की, जिसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, वो व्याख्याएं हमारे सामने आती हैं। सौंदर्य का नया बोध भी उद्घाटित होता है और उनके अंतर्गत विद्यमान या निहित अर्थ अपनी छटाओं के साथ अभिव्यक्ति पाते हैं। हिंदी आलोचना की अपनी एक विशिष्ट पहचान बन गई। समकालीन वैज्ञानिक युग में भी हिंदी आलोचना की अस्मिता आज कायम है। विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, इसका विकास हुआ, हिंदी भाषा के साहित्येतर आयामों को उद्घाटित किया गया, वह चाहे प्रयोजन परक हों, आजीविका परक हों, विज्ञान, तकनीक, शासन प्रशासन आदि के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग अनुप्रयोगों का प्रश्न हो। लेकिन हिंदी आलोचना आज भी साहित्यिक विधाओं को लेकर, साहित्य की भाषा को लेकर, साहित्य की नई प्रवृत्तियों को लेकर, नई धाराओं, विचारधाराओं को लेकर वह आगे बढ़ रही है। हिंदी आलोचना वस्तुतः सतत यात्रा की द्योतक है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ रही है। कुछ वर्षों में हम देख सकते हैं कि बहुत सी पुस्तकें इस तरह की आलोचना के नए धरातल को, आलोचना के नए मानदंडों को, उसकी नई कलात्मकता को प्रस्तुत करने वाली हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं। ऐसे आलोचकों ने, आलोचना कर्मियों ने खोज वृत्ति के आधार पर
पुरानी मान्यताओं को बदला है, पुरानी धारणाओं को बदला है। नई खोजों ने, नए अनुसंधानों ने, नए संपादन ने और पुरानी पांडुलिपियों की उपस्थिति ने मान्यताओं को नया रूप दिया है। इसलिए हिंदी आलोचना का स्वर्णिम इतिहास हम देख सकते हैं कि वह कहाँ से शुरू हुई थी भारतेंदु युग में, और द्विवेदी युग तक आते आते उसका विकास कहाँ और कितना हुआ। छायावाद में छायावादी चारों जो विश्व स्तरीय रचनाकार कवि हैं, प्रसाद, महादेवी, पंत, निराला, उन्होंने भी चिंतन मनन करते हुए साहित्य की विधाओं को लेकर, भाषा को लेकर पल्लव की भूमिका की बात करते हैं। और जयशंकर प्रसाद का काव्य कला और अन्य निबंध नामक संग्रह, उसकी बात करते हैं। रचनाओं की भूमिकाओं के रूप में आलोचना दृष्टि उद्घाटित होती है, उसकी बात करते हैं। तो एक स्वर्णिम इतिहास हमारे सामने आता है। वर्तमान आलोचकीय अन्वेषण में आलोचना कर्मियों ने स्वयं को अद्यतन रचना प्रवृत्तियों से जोड़ा है। अपनी खोज परक, अनुसंधान परक दृष्टि से उसे गतिशील बनाया, उसे विकसित किया और भारतीय तथा पाश्चात्य चिंतन प्रक्रिया और पद्धति से जोड़कर उसकी समीक्षा भी की है। वास्तव में आलोचना का जो स्थिर रूप पहले था, उसमें प्रचुर मात्रा में क्रमशः समय सापेक्ष परिवर्धन भी हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी आलोचना ने अपना प्रारंभिक युग ऐसे निबंधों को सृजित करके प्रारंभ किया था, प्रकट किया था, जिसमें युगीन बौद्धिकता थी, यथानुरूप तथ्यों का समावेश था, उनकी पहचान भी थी। यानी समय सापेक्ष तथ्य उस मानसिकता, उस बौद्धिकता के निर्माण के कारक बन रहे थे। बालकृष्ण भट्ट को देखें, बालमुकुंद गुप्त को देखें, बाबू गुलाब राय, चौधरी प्रेमघन, ये तमाम वो निबंधकार हैं जो प्रारंभिक शुक्ल पूर्व युग में निबंधों के माध्यम से, अपनी सृजन धर्मिता के माध्यम से, अपने काव्य और गद्य के मर्म को समझने की दृष्टि से, उसके बोध के माध्यम से वो अपने आलोचना कर्म को मुखर बना रहे हैं, स्वर दे रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने भी अपनी दृष्टि से निबंध लेखन करते हुए कुछ नए मानक स्थापित किए और आलोचना के तत्व उन निबंधों में विद्यमान है। बालमुकुंद गुप्त हों या बाबू गुलाब राय, जिन्होंने समीक्षा और आलोचना की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया, चौधरी प्रेमघन की बात करें, इन सभी ने जो निबंध सृजन किया, उन निबंधों में विषय वस्तु की विवेचना तो है, जिस विषय पर वो चर्चा परिचर्चा करना चाहते हैं, लेकिन निबंधकार की एक आलोचनात्मक दृष्टि भी उसमें विद्यमान है। विविध निबंधों के शीर्षक और उनमें चित्रित शब्द विधान इन निबंधकारों के आलोचनात्मक अन्वेषण को भी रेखांकित करता है, प्रस्तुत करता है। यानी शीर्षकों से भी आलोचक की दृष्टि का बोध होता है। इन निबंधकारों के वैचारिक धरातल का केंद्र साहित्य और समाज रहा है। इसका मतलब उस समय की आलोचना में साहित्य को समाज के परिप्रेक्ष्य में देखने की एक वृत्ति विद्यमान है। ये निबंधकार हिंदी के समाज को एक आलोचनात्मक सामाजिक दृष्टि प्रदान करना चाहते हैं। हिंदी का अपना एक समाज है, अपना एक पाठक वर्ग है, अपने प्रशंसक हैं। इसीलिए रामविलास शर्मा ने तो हिंदी समाज की विस्तार से चर्चा ही की है। उसी हिंदी समाज को उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उनका आस्वाद साहित्य का क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, इन बातों को भी ध्यान में रखा है और समाज सापेक्षता के साथ एक आलोचनात्मक सामाजिक दृष्टि का विकास किया है।
इसी तरह सांस्कृतिक दृष्टि की रचना के माध्यम से देश में नए विमर्शों को जन्म दिया गया और बहुत से ये नए विमर्श जिनकी चर्चा आज विशेष रूप से हम मुखर रूप में देखते हैं, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, पर्यावरण विमर्श या विकलांग विमर्श, इस तरह के बहुत से विमर्शों को जन्म दिया गया। किन्नर विमर्श की बात भी होने लगी है। तो ये जो नई साहित्यिक चेतनाएं उद्घाटित हो रही हैं, देश विदेश से प्रभाव ग्रहण करके रचना धर्मिता में उनको शामिल करने का जो एक अभियान चल निकला है, उनसे हिंदी आलोचना भी स्वाभाविक है प्रभावित हो रही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी आलोचना के पृष्ठों को अपनी बौद्धिक यात्राओं से प्रचुर मात्रा में समृद्धि प्रदान की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो खड़ी बोली आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, और इसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने अल्पायु में, कुल 35 वर्ष की आयु में प्रचुर मात्रा में गद्य और पद्य का सृजन किया, भाषा चिंतन किया, जिन्होंने अनुवाद किए, नाट्य रचनाओं का सृजन किया, निबंध लिखे और एक दृष्टि अपने मंडल के रचनाकारों को दी। समीक्षक, आलोचक के रूप में उन्होंने उन तमाम बिंदुओं को उद्घाटित किया जो उस युग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, प्रासंगिक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के माध्यम से वैश्विक अद्यतन अधुनातन जानकारियों को उपस्थित कराने का मार्ग दिखाया, राह प्रशस्त की, प्रेरित किया रचनाकारों को कि पारंपरिक और प्राचीन विषयों से बाहर निकलकर समसामयिक, समकालीन, वैश्विक प्रासंगिकता के महत्व के विषयों को हिंदी में उपस्थित कराया। और रामचंद्र शुक्ल तो चिंतामणि या तमाम पुस्तकों, संपादित पुस्तकों की भूमिकाओं के माध्यम से इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, वह भी एक स्वतंत्र रूप से इतिहास ग्रंथ बना। उसमें भी समीक्षा, आलोचना के बीज और तत्व हमें विद्यमान मिलते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास की भी अपनी एक चिंतन प्रक्रिया रही, साहित्य को देखने की दृष्टि रही। इन सब ने हिंदी आलोचना के उन पृष्ठों को जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम आज की आलोचना का आधार या उसकी आधारशिला ऐसा देख सकते हैं, मान सकते हैं, उनमें एक बौद्धिक यात्रा की समृद्धि, बौद्धिक यात्रा का विकास हमें दिखाई देता है। बौद्धिक यात्रा इसलिए क्योंकि उन्होंने त्योहारों, पर्व, रीति रिवाज, जो देश की चुनौतियां और समस्याएं हैं, जो समकालीन पाखंड, अंधविश्वास और इतिहास आदि के विषय हैं, उन सब को तात्विक चिंतन के साथ इन आलोचनात्मक दृष्टियों में, इन आलोचनात्मक रचनाओं में स्थापित किया, व्यक्त किया और इस पूरी आलोचनात्मक विकास यात्रा को सार्थकता प्रदान करने का प्रयत्न भी किया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।